हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स क्लास 12 फर्स्ट क्लास हो गया आज हमारी। सिलेबस मैंने आप लोगों को पहले की वीडियोस में बता दिया था। अगर कुछ बच्चों को सिलेबस ना पता हो तो वो अपनी सिलेबस वाली वीडियोस को जरूर देख लें। आज हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। दो बुक्स हमारे पास हैं, इन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। दो बुक्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक एंड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें से मैक्रो इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर पहला यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, जो कि टोटल वेटेज है 10 मार्क्स का। आपको मैंने सिलेबस में बताया था, जब सिलेबस डिस्कस किया था हमने, उसमें हमने बताया होगा कि जो ये यूनिट है इसको हम लोगों ने 3 चैप्टर्स में डिवाइड करा हुआ है बच्चों। पहला आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दूसरा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड रिलेटेड एग्रीगेट, एंड तीसरा आपका मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तीसरा आपका मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है। कई सारी किताबों में आपको हो सकता है, मैंने बता रखा था पहले भी, कि ये चैप्टर्स में भी डिवाइड हो सकता है, दो चैप्टर्स में भी, फिर एक ही चैप्टर में पूरी यूनिट को कवर कर दिया हो कुछ ऑथर्स ने। हाँ बच्चों, थोड़ा सा इशू हो गया था नेटवर्क का, दोबारा कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको सिलेबस बता रहा था, वो सिलेबस वाली वीडियो में ना पूरा डिस्कशन है, तो यहाँ टाइम खराब करके कोई फायदा नहीं है, आप उसको अलग से देख लेना। ठीक है। तो हम अभी जो है ना, तो मैं आपको चैप्टर 1 स्टार्ट करूंगा, ना चैप्टर 2, ना चैप्टर 3। वो तीनों चैप्टर में से हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। हम पहले इन पूरे यूनिट्स के, या ये जो पूरे तीनों चैप्टर्स में मिला के जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल ये उठता है हमारे यहाँ पे कि सर क्या थ्योरी पढ़े बिना हमें न्यूमेरिकल समझ आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे समझ, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आने नहीं दी जाएगी आपके साथ। कुछ यूनिट ऐसे हैं जहां पर हम पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, जैसे यूनिट 3। यूनिट 3 में मैं पहले न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। बट यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक चीज, एक एक शब्द, एक एक टर्म आपको समझा दिया जाएगा न्यूमेरिकल कराते टाइम। तो पहले हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। नेशनल इनकम के 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, तो वो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे पहले। फिर उसके बाद हम अपने थ्योरेटिकल पोर्शन पे आएंगे, जो चैप्टर वाइज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 3 चैप्टर्स में मैंने डिवाइड करा है। मैं बता रहा हूँ, कई सारे ऑथर्स की किताबें मार्केट में आती हैं, किसी ने 5 चैप्टर्स में डिवाइड करा होगा, किसी ने 4 में, किसी ने 2 में, किसी ने 1 में ही निपटा दिया हो। तो आपको यूनिट से मतलब है। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट ये कंप्लीट यूनिट है, यूनिट 1, और ये है टोटल वेटेज 10 मार्क्स का। तो स्टार्ट करें हम न्यूमेरिकल्स पढ़ना। आप लोग अपनी अपनी नोटबुक रेडी रखें, लिखना पड़ेगा काफी कुछ। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों। एक सेकंड वेट करना। हाँ बच्चों, नेशनल इनकम न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है हमें। ठीक है, ये आप लिख लें चैप्टर का नाम, नेशनल इनकम न्यूमेरिकल पोर्शन ऑन। सिर्फ अभी हम न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो बातें मैं आपको लिखवा रहा हूँ बच्चों, आप लिखते जाओ और मेरी बातें सुनते भी जाओ साथ साथ। सबसे पहली हेडिंग आप यहाँ पर दें, रिलेटेड एग्रीगेट। नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ एग्रीगेट्स होंगे हमारे पास। नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ एग्रीगेट्स होंगे हमारे पास। वो कौन कौन से एग्रीगेट हो सकते हैं? ये एग्रीगेट जो आपके हैं बच्चों, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ये एग्रीगेट्स आपके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं डोमेस्टिक एग्रीगेट, एक होते हैं डोमेस्टिक लेवल के एग्रीगेट, जिनको हम डोमेस्टिक एग्रीगेट कहते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे नेशनल लेवल के एग्रीगेट, जिनको हम नेशनल एग्रीगेट कहते हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनते जाना बस। डोमेस्टिक एग्रीगेट्स में आपके टोटल 4 एग्रीगेट्स होंगे। आप चाहो तो बाद में आपको टाइम कॉपी करने का दे सकते हैं, आप इसको सुन लो। आपके डोमेस्टिक एग्रीगेट्स में 4 एग्रीगेट्स होंगे। एक होगा आपका नंबर 1, जीडीपी, और आपका दूसरा होगा नंबर 2। थोड़ा स्पेस दे के लिखना, मुझे कुछ लिखवाना है इसमें। दूसरा भी आपका होगा जीडीपी। ऐसे कैसे हो सकता है सर? दोनों जीडीपी कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं, अभी हम समझेंगे कैसे हो सकते हैं। तीसरा एग्रीगेट आपका होगा एनडीपी, और चौथा एग्रीगेट भी आपका होगा यहाँ पर एनडीपी। ये भी दो हो गए सर। हाँ, डबल डबल रिपीटेशन है, क्यों है अभी वो देखेंगे हम। तो डोमेस्टिक में 4 हो गए आपके, जीडीपी, जीडीपी, एनडीपी एंड एनडीपी।
आप आ जाओ नेशनल पे। नेशनल में भी आपके 4 एग्रीगेट्स होंगे। कौन कौन से 4 हो सकते हैं सर? पहला एग्रीगेट होगा आपका नेशनल में जीएनपी। जीएनपी। दूसरा एग्रीगेट भी आपका नेशनल में जीएनपी ही होगा, जीएनपी। तीसरा एग्रीगेट आपका होगा एनएनपी, एनएनपी। और चौथा एग्रीगेट आपका होगा, ये भी होगा एनएनपी। तो सर इसका मतलब 4 ही एग्रीगेट होते हैं हमारे पास, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। हाँ, 4 एग्रीगेट होते हैं बच्चों। ये 2 बार कैलकुलेशन होती है इकोनॉमी में। एक बार मार्केट प्राइस पे कैलकुलेशन होती है, एक बार थोड़ा कम जूम कर दे, ठीक है। एक बार मार्केट प्राइस पे कैलकुलेशन होती है, तो यहाँ पर एक बार मार्केट प्राइस हो जाएगा, और एक बार फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेशन होती है, तो यहाँ पर एक बार फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। एनडीपी भी एक बार मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ मार्केट प्राइस हो जाएगा। एनडीपी यहाँ पर एक बार फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा, तो ये फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जीएनपी एक बार मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होगा, फिर एक बार फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा, फिर ये भी एक बार मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होगा, और एक बार फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा। इसमें से कुछ की एब्रीवेशंस मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। जैसे जीडीपी को अगर हम पढ़ेंगे तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? जीडीपी को हम कैसे रीड करेंगे, यहाँ देखें, इसको हम कैसे रीड करेंगे। पहले जी का मतलब होता है ग्रॉस, पहले वाले जी का मतलब है ग्रॉस, तो आप इसको कैसे रीड करोगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एट मार्केट प्राइस। आप इसको ऐसे रीड करोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जीएनपी को आप कैसे रीड करोगे? जीएनपी को कैसे रीड करोगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बीच वाला एन होता है नेशनल, तो ये हो गया आपका ग्रॉस नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आप समझ गए होगे। अब बाकी के आप लिख लोगे अपने आप। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एक और लिख देते हैं, एनडीपी को लिख देते हैं। ये इनके सबके मीनिंग और ये क्या होता है, ये अब थ्योरेटिकल सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो मैं इनके मीनिंग यहाँ पे आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। आप एनडीपी एमपी को हम क्या डिनोट करेंगे? नेट। पहला एन आपका नेट होगा, फिर जो बीच में डी होता है वो डोमेस्टिक होता है, नेट डोमेस्टिक, और पी का मतलब हमेशा प्रोडक्ट होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनएनपी, एमपी को आप कैसे रीड करोगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऐसे ही आप एनएनपी एमपी के बाद आप एनडीपी एफसी को कैसे रीड करोगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे एक काम की बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो बच्चों एनडीपी एफसी होगा ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होगा। मैं इसका फुल फॉर्म नहीं लिख रहा, बट आप एक बात ध्यान रखना, इसी चीज को एनडीपी एफसी को ही, एनडीपी एफसी को ही डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। इसको कौन सी इनकम कहा जाता है? इसको डोमेस्टिक इनकम के नाम से जाना जाता है। आप याद रखना, जब भी कभी डोमेस्टिक इनकम की बात होगी तो उसका मतलब होगा एनडीपी एट एफसी। और जो एनएनपी एट एफसी होगा, जो एनएनपी एट एफसी होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, बच्चों इसको नेशनल इनकम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नेशनल इनकम। ये होगा आपका नेशनल इनकम। तो हमें ये 2 बातें ध्यान रखनी है। हमारे क्वेश्चन में बोलेगा कैलकुलेट नेशनल इनकम, इसका मतलब कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, इसका मतलब कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। अब अगर किसी को ये कॉपी करना हो तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। मैं थोड़ा कम जूम कर देता हूँ ताकि पूरा दिखाई दे जाए एक साथ, ठीक है। आप इसको वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं बच्चों। मैं आगे पढ़ाना शुरू करता हूँ। लिख लिया होगा आप लोगों ने इसको, वीडियो को रोक, ठीक है। आगे देखो, मैं थोड़े थोड़े नीचे टर्म लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि हमने सभी की एब्रीवेशन यहाँ पर नहीं लिखी है। तो मैं कुछ टर्म्स यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको ध्यान रहे कौन सी चीज का क्या मतलब है। एक नोट डाल लें आप यहाँ, नोट। जी का मतलब है ग्रॉस,
जी का मतलब है ग्रॉस, एन का मतलब है पहला वाला एन, ध्यान रखना बीच वाला एन, स्टार्टिंग वाला एन मतलब नेट। मिड में जो डी होगा किसी भी एग्रीगेट में, इसका मतलब होगा डोमेस्टिक, इसका मतलब होगा डोमेस्टिक। फिर इसके बाद आपका मिड में जो एन होगा इसका मतलब होगा नेशनल, इसका मतलब होगा नेशनल। और जो एमपी होगा, एमपी का मतलब होगा मार्केट प्राइस, एमपी का मतलब होगा मार्केट प्राइस, एमपी का मतलब होगा मार्केट प्राइस। और फिर जो आपका एफसी होगा, एफसी का मतलब होगा फैक्टर कॉस्ट, एफसी का मतलब होगा फैक्टर कॉस्ट। ये और आप कॉपी कर लें एक बार। फिर हम आते हैं, हमें इन एग्रीगेट को कन्वर्ट करने के लिए आएगा क्वेश्चन, एग्रीगेट, एक एग्रीगेट से दूसरा एग्रीगेट कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है बच्चों, वो हम सीखेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं आगे। हो गया सर, ये आप आगे चलो। ठीक है, देखो अगले पेज। मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के, कई सारे मेथड्स होते हैं हमारे पास इकोनॉमी। नेशनल इनकम को मेजर करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन अभी उनमें से कोई भी मेथड हमें डिस्कस नहीं करना है। अभी उनमें से कोई भी मेथड हमें डिस्कस नहीं करना है। हमें पहले कन्वर्जन सीखना है, कैसे रिलेटेड एग्रीगेट आपस में कन्वर्ट होते हैं। उसके लिए हमें कुछ बेसिक रूल्स हैं आपके एग्रीगेट के, बेसिक रूल, कुछ बेसिक रूल्स हैं एग्रीगेट के, आप चाहो तो इन्हें गोल्डन रूल्स भी कह लो। एग्रीगेट्स के कन्वर्जन के रूल्स हैं ये एग्रीगेट्स के कन्वर्जन के रूल्स हैं बच्चों। इनको बहुत ध्यान से समझना आप, यही मेन है। बहुत धीरे धीरे मैं कराऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला रूल नंबर, पहला रूल नंबर, आपके पास एक टर्म अभी यूज हुआ था ग्रॉस, ग्रॉस हुआ था आपके पास। ग्रॉस से, ग्रॉस से मूवमेंट, देखो एरो ध्यान से देखना, ग्रॉस से मूवमेंट होगा नेट की ओर, नेट की तरफ मूव होगा। अगर हमें ग्रॉस से नेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर हमें ग्रॉस से नेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम माइनस कर लेंगे डेप्रीसिएशन। क्या होता है अभी समझेंगे, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ बस, पहले पूरा लिख लूं मैं, आप भी लिखते जाओ साथ साथ चाहो तो। डेप्रीसिएशन माइनस कर लेंगे, और या फिर डेप्रीसिएशन के कई सारे और नाम होते हैं, जिनमें से एक और मैं लिख देता हूं यहां पर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है अभी देखेंगे, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ बस। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यहां देखो आ दो, मैं समझाई देता हूं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है हमारा, आप देखो बच्चों इकोनॉमी में क्या होगा। अभी थोड़ी देर में दूसरा पेज यूज कर रहा हूं, आप लिखना मत, अब कुछ मत लिखना आप। इकोनॉमी में जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करोगे, अमाउंट इन्वेस्ट करोगे कहीं पर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई बिल्डिंग परचेज करी, आपने कोई बिल्डिंग परचेज करी 10 लाख रुपीज, आपने बिल्डिंग खरीदी 10 लाख रुपए की। मुझे बताओ क्या एक साल के बाद, क्या एक साल के बाद इस बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख ही रहेगी? आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद क्या इस बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख रुपए रहेगी? बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, इस बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख, सॉरी 10 लाख रुपए नहीं रहेगी। एक साल के बाद इस बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख रुपए नहीं रहेगी। तो क्या होगा, हमने इस बिल्डिंग को यूज किया होगा, हमने इस बिल्डिंग को यूज किया होगा। कितना यूज किया होगा, वो कोई आपका डायरेक्ट तरीका नहीं होता पता लगाने का, मैं अभी बताऊंगा कैसे पता लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो एक साल के बाद इसकी मार्केट वैल्यू 9 लाख रहेगी, इसकी वैल्यू 9 लाख रह गई। इसका मतलब बिटवीन बिटवीन 1 ईयर आपने 1 लाख इसको कंज्यूम कर लिया, आपने 1 लाख क्या करा, इसको कंज्यूम कर लिया, आपने इसको यूज अप कर लिया, इसको आपने यूज कर लिया। कितनी वैल्यू, 1 लाख के बराबर। कॉमर्स वाले बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं हाँ सर ये तो हमने पढ़ा है, पूरा पूरा चैप्टर पढ़ा है सर हमने, ये तो हमारा फिक्स्ड एसेट्स है, हमने इसको डेप्रिशिएट कर दिया। डेप्रिशिएट का मतलब किसी भी फिक्स्ड एसेट या किसी भी फिक्स्ड कैपिटल की वैल्यू ग्रेजुअली फॉल होती है, ये तो पढ़ा है हमने अकाउंट में। कॉमर्स वाले बच्चों को ये पता होगा, ह्यूमैनिटीज और साइंस वाले बच्चों को हो सकता है ना पता हो। ठीक है, तो उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं बच्चों अकाउंटिंग टर्म्स में। अब ये पता कैसे लगा मुझे 1 लाख रुपए ही कम होगा, इसको जब आप खरीदोगे तो इसकी कुछ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होती है बच्चों, इसकी कुछ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होती है।
मान लो हमें लग रहा है ये 10 साल चलने वाली है बिल्डिंग, तो अगर ये 10 साल तक चलेगी तो हर साल इसकी वैल्यू कितनी कम होगी, 10 डिवाइडेड बाई 10, 1 लाख, 1 लाख आ गया। तो हमें यहाँ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना नहीं सीखना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वो अकाउंट का क्राइटेरिया है। 11th क्लास में बच्चों ने पढ़ा है, कॉमर्स वालों ने, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है। हमें तो सिर्फ इतना समझना था कि अगर हमने 10 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी तो इस चीज को हम नाम देंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन। इसको हम क्या नाम देंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन। 1 साल के बाद जो वैल्यू रह गई इसको हम नाम देंगे नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट को ही कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। इसका मतलब अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट माइनस कर लें, 10 लाख माइनस 9 लाख कर लें, तो 1 लाख रुपए क्या आ जाएगा हमारा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। समझ आ गई बात, डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो इसलिए हम ग्रॉस से अगर नेट पे मूव करेंगे, अब आप आगे देख लें, थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है बीच बीच में। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया होगा, मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया। अगर हमें ग्रॉस से नेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो डेप्रिसिएशन जो है हमारा वो डिडक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह से इसका उल्टा, अगर हमें नेट वैल्यू से, अगर हमें नेट वैल्यू से पहुंचना है ग्रॉस वैल्यू पे, ग्रॉस का मतलब था टोटल, आप चाहो तो यहां लिख लो, ग्रॉस का मतलब है टोटल। इसका मतलब क्या है, टोटल वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। और नेट का मतलब है एक्चुअल एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। नेट का मतलब है आपका एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन और ग्रॉस का मतलब है इंक्लूसिव। तो नेट टू ग्रॉस, तो सर डेप्रिसिएशन हो जाएगा, मैं डेप्रिसिएशन को शॉर्ट में DEPR लिखूंगा आगे से। अभी डेप्रिसिएशन का मतलब वही कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और अभी मैंने आपको बताया ये कैलकुलेट कैसे होगा, तो आप यहाँ पे नोट लिखेंगे बच्चों, ये कैलकुलेट कैसे होगा अभी मैंने आपको समझाया था। आप यहाँ नोट लिख लें, नोट, नोट आपका यहाँ पर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मैंने आपको क्या बताया, जितना इन्वेस्टमेंट आपने स्टार्टिंग में करा, जिसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, जिसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, इसमें से आप माइनस कर लेना नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट या सॉरी नेट कैपिटल फॉर्मेशन लिखो, जब आप एक चीज लिख रहे हो तो दोनों जगह एक जैसा ही। नेट कैपिटल फॉर्मेशन, बच्चों कैपिटल फॉर्मेशन को ही इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, आप बचपन से ये बात जानते हैं। नेट कैपिटल फॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन हो गया। कॉमर्स वाले बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो रहे हैं, कह रहे हैं सर डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ लिया पूरा 11th क्लास में, और ये तो फॉर्मूला हमने कहीं देखा ही नहीं आज तक। कौन सा देखा था फिर, जो देखा था वो भी लिखवा देते हैं। यहाँ देखें, ये नंबर 1, नंबर 2, अभी मैंने आपको पीछे बताया डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। जो भी एसेट आपने खरीदा हो, जो भी एसेट आपने खरीदा हो, कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट, या इसकी जगह पर वैल्यू ऑफ ड्यूरेबल गुड, वैल्यू ऑफ ड्यूरेबल गुड, वैल्यू ऑफ ड्यूरेबल गुड। जो ड्यूरेबल नेचर के होते हैं उन्हीं को फिक्स्ड एसेट कहा जाता है। ये आपका टर्म यूज हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने अलग से लिखवा दिया, अदरवाइज होता तो कॉस्ट ऑफ एसेट ही है। वैल्यू ऑफ ड्यूरेबल गुड। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू माइनस होती थी 11th में कॉमर्स में, तो छोड़ दो, अभी उतना डीपली हमें नहीं जाना है। डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ, डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ, या इसी को आप लाइफ स्पैन, मतलब उसकी लाइफ कितनी है। कोई भी आप एसेट खरीदते हो, उसकी लाइफ होती है कितने साल वो चलेगा, 4 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा। 10 लाख का खरीदा, अगर 10 चलने वाला है तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 10, 1 लाख रुपए का आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। बच्चों ये रूल नंबर 1 है, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ वो, आप इसको वीडियो पॉज करके पूरा जितना लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर किसी ने कॉपी ना करा हो उसको फटाफट आप कॉपी कर लो जल्दी। यस सर, ये हमने लिख लिया, वीडियो पॉज करके आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये लो, आप ये लो, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं बड़ा, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2, टोटल कितने रूल हैं सर, टोटल 3 है। एक ग्रॉस नेट का हो गया, डोमेस्टिक नेशनल का देखिए। एक टर्म आपके पास होगा बच्चों डोमेस्टिक, एक टर्म आपके पास होगा डोमेस्टिक। डोमेस्टिक से आपको, डोमेस्टिक लेवल से
आपको मूव करना होगा नेशनल लेवल में। ये अप्लाई कैसे होंगे अभी थोड़ी देर बाद आएंगे क्वेश्चन में, हम बस अभी लिखते जाओ आप। डोमेस्टिक लेवल से आपको मूव करना होगा नेशनल लेवल पे। आप ध्यान से समझो, जब हम थ्योरी पढ़ेंगे ना तो हम पूरा डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक को। फिलहाल के लिए मान लो इंडिया है, इंडिया का जितना भी ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल फ्रंटायर होगा वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी होता है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल में। तो क्या होता है वो तो थ्योरी सेक्शन का पार्ट है। फिलहाल आप ऐसे याद रखना, डोमेस्टिक छोटा लेवल है, नेशनल बड़ा लेवल है। अगर हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे पहुंचना होगा तो जो विदेशों में लोग रहते हैं उनकी इनकम को भी यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। उसको यहाँ पे बच्चों NFIA या फिर आप इसको NFYA, क्योंकि वाई से ना इनकम डिनोट होता है बट यहाँ आई लिखा हुआ है कई किताबों में, इससे मैंने आई लिख दिया। होना यही चाहिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या होता है अभी लिखेंगे, आप पहले इसको प्लस कर लो, मैं भी समझाऊंगा आपको फिर से डिटेल। सेम इसी तरह से नेशनल से, नेशनल से अगर हमें नेशनल नेशनल लेवल से डोमेस्टिक लेवल, अगर हमें नेशनल लेवल, नेशनल बड़ा है डोमेस्टिक छोटा है, तो आपका विदेशों वाली आय डिडक्ट हो जाएगी, NFIA डिडक्ट हो जाएगा। ये NFIA क्या है सर बता दो जल्दी से, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आपने ये लिख लिया होगा, आप नोट लिखें, यहाँ पर नोट लिखें, पहले तो इसका फुल फॉर्म लिखें। NFIA कह लो या NFYA। N का मतलब है नेट फैक्टर, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड या ROW, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। मतलब विदेशों में जो लोग रहते हैं उनका नेट, नेट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, अब समझो ध्यान से, नेट का क्या मतलब हुआ। अगर हमें NFIA कैलकुलेट करना हो तो हमारे देश के, हमारी कंट्री के बहुत सारे लोग दूसरी कंट्री में रहते हैं, वहां से कुछ कमा के लाते हैं, एक साल के अंदर अंदर की बात हो रही है, तो वहां से वो कुछ कमा के लाते हैं, उसको हम कहते हैं फैक्टर, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। मतलब विदेशों से कुछ कमाकर लाए उसे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, शॉर्ट में इसे हम फीफा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फीफा माइनस दूसरे देश के लोग हमारे देशों में भी रहते होंगे, दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में रहते होंगे, यहां से कुछ कमा के ले जाते होंगे, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, हमने उनको दिया, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, पेड एब्रॉड भी कह सकते हैं। तो ये हो गया फीटा। तो हमें क्या करना है, नेट पता लगाना है। तो नेट पता लगाने के लिए फीफा में से फीटा माइनस कर देंगे तो नेट आ जाएगा। हमें नेट वाली इनकम यहाँ ऐड और लेस करनी है। ठीक है, मान लो हम 100 करोड़ कमा के लाए और 200 करोड़ यहां से कमा के ले गए, अर्न करके ले गए दूसरे देश के लोग, तो 100 माइनस 200 माइनस 100 हो जाएगा। इसका मतलब डोमेस्टिक इनकम अगर 100 है, 1000 है, माइनस 100 करोगे तो नेशनल इनकम 900 होगा। वो कैसे होगा 900 1000, वो अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे। फिलहाल मैं आपको ये समझा रहा था, दोबारा समझो इन शॉर्ट। डोमेस्टिक लेवल से नेशनल लेवल में मूव करते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस हो जाता है, और नेशनल लेवल से डोमेस्टिक लेवल में मूव करते हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस हो जाता है। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। फीफा माइनस फीटा करेंगे तो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें बच्चों। हम तीसरे रूल पे आते हैं, रूल नंबर 3 पे। लिख लिया सर हमने, आप आ जाओ रूल नंबर 3 आ जाओ। ये लो बच्चों, रूल नंबर 3 देखते हैं हम। रूल नंबर 3 क्या है हमारा, आपके पास एक होगा फैक्टर कॉस्ट। अब यही बचा है सिर्फ फैक्टर कॉस्ट, जिसको आपने FC लिखा था अभी शॉर्ट। फैक्टर कॉस्ट, अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मूव करना हो, फैक्टर कॉस्ट से मूव करना हो मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे, ठीक है। या तो ये होगा, अभी यहाँ पे क्या होगा वो लिखेंगे बाद में, या आपका मार्केट प्राइस, थोड़ा स्पेस छोड़ना बीच में, मार्केट प्राइस, या तो आपको मार्केट प्राइस से मूव करना होगा फैक्टर कॉस्ट,
क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा अभी देखेंगे थोड़ी देर, क्योंकि मुझे समझाना पड़ेगा ये इसका कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में अच्छे। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, थोड़ा सा जूम कर लो ये लो, और फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। अब देखो बच्चों, फैक्टर कॉस्ट होती क्या है आखिर, आखिर फैक्टर कॉस्ट किसे कहते हैं? देखें आप अलग से समझें। आप आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, बेसिकली चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? बेसिकली चार: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। मान लो ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड को हम रेंट पे करते हैं, यस सर, लैंड को हम क्या पे करते हैं? रेंट। लेबर को हम क्या पे करते हैं? वेजेस। लेबर को हम पे करते हैं वेजेस। फिर हम कैपिटल को पे करते हैं इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस में लगा हुआ है वो अपना प्रॉफिट भी यहाँ पे ले लेता है, वो अपना प्रॉफिट यहाँ पे ले लेता है। अब मुझे बताओ, मान लो फॉर एग्जांपल हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या मान लो ये स्केच पेन है मेरे हाथ में, हम इसी की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम हमारी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है वो कुछ इस तरह से इन्वॉल्व हो रही है। मान लो जो कॉस्ट हमारी इन्वॉल्व हो रही है वो आपकी कुछ इस तरह से इन्वॉल्व हो रही है। 5 रुपए लग रहे हैं आपके इसके, 5 रुपए आपके मान लो ये रेंट के आपके चार्ज हो रहे हैं। वेजेस के मान लो आप 2 रुपए चार्ज हो रहे हैं। इंटरेस्ट का आप मान लो 1 रुपए का कॉस्ट आ रहा है आपका, तो 5 2 7 और 1 8, मान लो प्रॉफिट भी जोड़ दिया ओनर ने अपना। जो एंटरप्रेन्योर बिजनेस में लगा हुआ है उसने 2 रुपए का प्रॉफिट ऐड कर दिया। तो जरा टोटल बताओ कितना हुआ? 10। ध्यान से समझना मेरी बात, प्रॉफिट ऐड कर लिया है हमने, प्रॉफिट ऐड कर लिया है। प्रॉफिट 10 रुपए हो गया ऐड करने के बाद। क्या ये प्रोडक्ट 10 रुपए का मार्केट में बिकेगा, या इससे ज्यादा में, या इससे कम में? कम में तो चांस ही नहीं है, ये तो इसकी कॉस्ट हो गई। तो क्या ये 10 रुपए का मार्केट में बिकेगा? सर प्रॉफिट ऐड हो गया है तो बिकना तो 10 का ही चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट आएगी आपके पास, वो आपको कहेगी आप ये गुड सोल्ड कर रहे हो, आप गुड सोल्ड कर रहे हो, आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, या कोई भी टैक्स होता हो छोड़ो उसे, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स देना पड़ेगा। मान लो सरकार ने कहा हम 20% टैक्स लेंगे, ठीक है, या 10% टैक्स लेंगे, तो 1 रुपए आपने इसमें और जोड़ा, तो ये 11 रुपए निकल के आया। ये 10 रुपए जो होता है इसी को फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। और ये 11 रुपए जो आया है इसको मार्केट प्राइस कहा जाता है। और ये जो 1 रुपए बीच में आपने ऐड करा इसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको क्या कहा जाता है? टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में मूव करने के लिए आपको क्या ऐड करना है सर? टैक्स ऐड करना है। समझ आ गया था इतना? ठीक है, टैक्स ऐड करना है। कौन सा टैक्स? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आ जाओ अब ये चीज हम यहाँ लिख लेते हैं अपने, जो हमने ये एरो बनाए थे। फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस में हम मूव करेंगे, तो इसमें हम ऐड कर लेंगे एनआईटी, इसमें हम ऐड कर लेंगे एनआईटी। फिर हम मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट में मूव करेंगे, तो इसमें हम एनआईटी कर लेंगे माइनस। अब ये एनआईटी क्या होता है बस हम इसको लिख लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ देखें आप, नोट लिखें, नोट नंबर 1, एनआईटी का फुल फॉर्म नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी का फुल फॉर्म नेट इनडायरेक्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी की कैलकुलेशन नोट नंबर 2, एनआईटी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सब्सिडी का बच्चों एक और नाम होता है, आप यही लिख लो और डाल के, इकोनॉमिक असिस्टेंस, इकोनॉमिक असिस्टेंस मतलब आर्थिक सहायता जो सरकार देती है। ये हो गया। अब सबसे बड़ा पेच यहाँ पे फंसता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। 1 जुलाई 2017 से पहले कुछ और हुआ करता था, 1 जुलाई 2017 के बाद कुछ और हो गया। तो मुझे आपको दोनों बताना पड़ेगा, वरना आप कंफ्यूज रहोगे, कभी पुराने नाम आ जाए, कहीं आपके पास कोई पुरानी बुक्स हो, या पुराना एग्जामिनेशन का क्वेश्चन उठा लो। और कई स्कूल्स में टीचर पुराने एग्जामिनेशन के क्वेश्चन दे देते हैं, पुराने एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बिना मॉडिफाई किए, तो उसमें पुराने नाम होते हैं। तो आप दोनों समझ लेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो आप यहाँ पे एरो बना लेना, चार्ट बना लेना, एक में लिख लेना बिफोर, बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी,
बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जीएसटी लागू होने से पहले, भारत में जीएसटी कानून लागू होने से पहले, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, भारत में जीएसटी कानून लागू होने के बाद। जीएसटी कानून लागू होने से पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, जिसमें से 5 मेन होते थे। उन 5 के नाम लिखो पहले आप। एक होता था वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, विद इन द स्टेट होता था तो ये लगता था। एक होता था आपका सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, शॉर्ट में इसको सेल टैक्स कह सकते हो आप। आउटसाइड स्टेट होता था तो ये लगता था। फिर तीसरा आपका इसमें होता था सर्विस टैक्स, अगर आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में हो तो सर्विस टैक्स चार्ज होता था। नंबर 4 होता था आपका एक्साइज ड्यूटी, अगर आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करते थे या प्रोड्यूस करते थे किसी गुड्स को तो एक्साइज ड्यूटी लगता था। और नंबर 5 होता था कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। इसके अलावा बच्चों 10, 12, 15 टैक्स और होते हैं, वो नहीं, ये 5 मेन होते थे। तो ये कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे तो कस्टम ड्यूटी लगता था। 1 जुलाई 2017 को ये सारे टैक्स खत्म कर दिए गए और जीएसटी आने के बाद वन नेशन वन टैक्स, जिसको नाम दिया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपका ये वाला नाम होना चाहिए नई वाली किताबों में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और हाँ, एक टैक्स अभी और खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखना, कस्टम ड्यूटी तो अलग से लगता ही लगता है, ये अलग से लगता है कस्टम ड्यूटी, क्योंकि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है, तो ये कस्टम ड्यूटी आपका अलग से। अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऊपर का भी ना लिखा हो, ये लो नोट से लिखना चालू करा होगा, ये लिख लिया होगा। मैं ऊपर कर देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके पहले ये लिख लें, ठीक। फिर मैं नीचे कर देता हूँ, ये लो। फिर आप यहाँ पे नोट आपको सारे दिखाई दे रहे हैं, फिर आप वीडियो पॉज करें दोबारा से, फिर आप ये कॉपी करें, क्योंकि इसके बाद अब हमें क्वेश्चन ही करने हैं, सिर्फ क्वेश्चन करने हैं डायरेक्ट। हाँ, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा ये। हाँ सर, लिख लिया हमने। अब देखो कुछ क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, ये रूल्स कैसे एप्लीकेबल होंगे। आपको हो सकता है स्टार्टिंग में ये देखना पड़े, आप देख लेना, देख देख के आप कर सकते हो कुछ क्वेश्चन, बट आपको याद हो जाने चाहिए कुछ टाइम के बाद। याद क्या करना है आपको, कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, उसी पे बेस्ड है सब कुछ। कॉन्सेप्ट आपको अगर एक बार समझ आ गया है तो उसी पे सारी चीजें बेस्ड हैं, कुछ भी अलग यहाँ पे नहीं है। आप लिखें पहला एग्जाम्पल मेरे साथ, कॉपी में लिखें एग्जाम्पल। अभी हम अपनी बुक से बाद में करेंगे, पहले हम कुछ एग्जाम्पल खुद से करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, कैलकुलेट, कैलकुलेट एनएनपी एफसी, कैलकुलेट एनएनपी एफसी। एनएनपी एफसी नंबर 1 आपको डिटेल में जो दे रखा है वो दे रखा है जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी आपका है मान लो 1000 करोड़ में हो सकती है वैल्यू ये, अभी मैं करोड़ नहीं लगा रहा आगे। नंबर 2 आपका डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का अमाउंट है मान लो 100 आपका। नंबर 3, तीसरे नंबर पे आपका है मान लो एनएफआईए, एनएफआईए ये है आपका -200, एनएफआईए -200। फिर उसके बाद आपका नंबर 4 एनआईटी। अभी मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, तो मुझे आपको रूल अप्लाई करना समझाना है खाली। 150 ये इतना क्वेश्चन है, आप कॉपी कर लें। कर लिया सर हमने कॉपी। अब देखें, अब लिखना बंद कर देना, थोड़ी देर में टाइम दूंगा पूरा लिखने का भी आप, ठीक है। आप यहाँ पे सॉल्यूशन, जो भी चीज हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब कैलकुलेट करनी है, जैसे एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है, आप इसको अपने लेफ्ट पोर्शन में रखें। एनएनपीएफ इक्वल्स टू राइट पोर्शन में 8 एग्रीगेट में से कोई भी एक, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, कोई भी एक एग्रीगेट। हमारे क्वेश्चन में जीडीपी गिवन है, तो हम क्या करें यहाँ पे जीडीपी पुट कर लें। कर लिया हमने। ये हमें कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा कोई मेथड से अप्लाई करके। अभी हमने मेथड को डिस्कस नहीं करा है, जब हम मेथड पढ़ेंगे तो वहां से कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी जरूर। तो फिलहाल तो यहाँ गिवन है, तो हमने इसको यहाँ रख लिया। अब आप ध्यान से देखें रूल कैसे अप्लाई होते हैं। इसका पहला वर्ड क्या है, जी। जी का मतलब है ग्रॉस। आपको राइट, ये राइट पोर्शन है आपका, ठीक है। लेफ्टी वाले बच्चे ध्यान रखना, तो इधर से इधर आना है आपको, इधर से इधर आना है। हाँ, मैं आपको कह रहा था, आपको ये जी है ग्रॉस, ग्रॉस से आपको इधर आना है। देखो इस तरफ आने में एरो बना देता हूँ, ये आपका एन है मतलब नेट।
ग्रॉस का मतलब होता है टोटल और नेट का मतलब होता है एक्चुअल। मैं फिर से समझा देता हूँ सारी चीजें। टोटल का मतलब इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन और नेट का मतलब एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा, माइनस। ये हो गया आपका पहला। फिर यहाँ पर क्या है, डी। डी का मतलब है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है छोटा, और एन का मतलब है नेशनल। नेशनल का मतलब होता है बड़ा। जब हमें नेशनल लेवल की इनकम निकालनी होती है तो उसमें से विदेशों वाली आय, फैक्टर इनकम जो अब्रॉड वाला है वो ऐड हो जाता है, एनएफआई है इसमें ऐड हो जाएगा। फिर जो भी चीज आपकी सेम हो उसे छोड़ देना है। जैसे पी यहाँ पर भी है, पी यहाँ पर भी है, इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। फिर आपका ये मार्केट प्राइस है एमपी। मार्केट प्राइस से हमें कहाँ पे आना है, फैक्टर कॉस्ट में। ये एरो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, हमें एग्जाम में एरो नहीं बनाना। आप बना दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे नहीं करना है बेसिकली हमें। तो मार्केट प्राइस का मतलब अभी अभी मैंने आपको चार्ट के थ्रू समझाया था, टैक्स इसमें इंक्लूडेड होता है। मार्केट में जब कोई चीज बिकती है तो वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होती है, और अगर हमें फैक्टर कॉस्ट पता लगाना है तो हमें उस टैक्स को हटाना पड़ेगा। ये इक्वेशन बन गई आपकी। बस अब आपको इसमें वैल्यू रिप्लेस कर देनी। जैसे जीडीपी एमपी सर हमारा है 1000, डेप्रिसिएशन हमारा है 100, एनएफआई ये है -200, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -200, और एनआईटी हमारा है 150। ये वैल्यू मैंने सारी डायरेक्ट दे दी थी ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये -100, -200, 300, और ये 450। 450 माइनस कर लेंगे तो फाइनल आंसर इज 550। अब आप इसको वीडियो को पॉज करें और इसको कॉपी करें। ये सॉल्यूशन इसका। अगले पे आते हैं। सर लिख लिया आपने, वीडियो रोक ली है, आप बढ़ो आगे। ये लो नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2, कैलकुलेट नेशनल इनकम। कैलकुलेट नेशनल इनकम। कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालना है आपको। नंबर 1 जगह पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी ये आपको गिवन है 5। आप क्वेश्चन साथ साथ लिखते जाएं तो ज्यादा सही है। नंबर 2, फीफा। फीफा का मतलब क्या था, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। करें, फीफा का अमाउंट लिख लें, ठीक है। फीफा का अमाउंट है आपका 100। फीफा आपका 100 हो गया। नंबर 3 डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का अमाउंट 50 गिवन। डेप्रीसिएशन का अमाउंट 50 गिवन है आपका। फीटा का अमाउंट है 200। आप एक बार दोबारा लिख लो, थोड़ा सा हो सकता है ब्लर हो गई हो स्टार्टिंग में। ये लो अब सही आ रहा होगा। 200 फीटा आपका 200। नंबर 5 इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स ये आपका है मान लो 50। बस इतना ही है क्वेश्चन। आप इसको एक बार कॉपी करें, फिर हम इसका सॉल्यूशन करें। ठीक है सर, आप स्टार्ट करो सॉल्यूशन। यहाँ देखो, आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। अभी मैंने पीछे आपको जो फ्लो चार्ट बनवाया था स्टार्टिंग में, उसमें बता दिया था नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट एफपी। नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट एफपी। तो ये आप एनएनपी एट एफपी फाइंड आउट करना है, और आपको राइट साइड में जीडीपी एट एमपी। तो बच्चों रूल तो ऊपर वाला ही लगेगा पूरा, ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, आपका डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस एनएफआईए। पी और पी सेम, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। बस हमें वैल्यू यहाँ पे ध्यान से रखनी है। इस बार हमें वैल्यू यहाँ पे ध्यान से पुट करनी है थोड़ी। जैसे जीडीपी एमपी आपका 500 हो गया सर, डेप्रिसिएशन भी सीधे सीधे दिया हुआ है 50। एनएफआईए की जगह पर फीफा माइनस फीटा करेंगे इस बार। फीफा हमारे पास है 100 और फीटा है 200। ध्यान से, ये हो गया एनएफआईए। एनएफआईए मतलब होता है फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फिर माइनस एनआईटी। एनआईटी की जगह पर होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स है 50, और सब्सिडी नहीं है, जो चीज ना हो उसे जीरो ले लेना हमेशा। सब्सिडी आपका जीरो हो गया। फिर आपका इसका फाइनल सॉल्यूशन।
तो ये आपका 500 रह गया, ये -50, ये हो गया -100 और ये हो गया आपका -50। तो ये आपका हो गया 200 माइनस, तो फाइनल आंसर इज 300। ये आपका NNP8FC। दोबारा समझ लो, NFIA की जगह पर फीफा माइनस पीटा कराया हम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और ये माइनस अपनी जगह पे जैसा है वैसे ही। NIT की जगह पर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी नहीं है तो 0। तो ये आपका आंसर आ गया। 2 एग्जाम्पल हो गए, मैं 4 ही कराऊंगा एग्जाम्पल, 2 और कर लेते हैं फटाफट। लिख लिया सर हमने ये, आगे चलें। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, फिर आप आगे आ जाएं वीडियो रिज्यूम करके। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम नंबर 1, क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 1000। नंबर 2, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन 200। नंबर 3, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 100। नंबर 4, नेट कैपिटल फॉर्मेशन। नेट कैपिटल फॉर्मेशन, नेट कैपिटल फॉर्मेशन, नेट कैपिटल फॉर्मेशन 100। नंबर 5, सब्सिडी। सब्सिडी, सब्सिडी आपका 50। नंबर 6, पीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। पीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड -100। ध्यान से लिखना, -100। ये क्वेश्चन की डिटेल है, इस क्वेश्चन को करें। ठीक है सर, लिख लिया हमने। हमें क्या निकालना है? डोमेस्टिक इनकम। मैंने आपको पीछे बताया था, डोमेस्टिक इनकम का मतलब है NDP एट एफ। डोमेस्टिक इनकम का क्या मतलब है? NDP एट FC। तो आप जरा NDP एट FC लिख लो लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करना है। डोमेस्टिक इनकम को ही NDP एट FC कहते हैं। राइट साइड में आप लिख लो जो आपको दिया हुआ है अलग से, GNP एट M। अब जरा आप ग्रॉस से नेट की तरफ मूव करोगे तो माइनस होगा सर डेप्रिसिएशन। आप नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा है, नेशनल से डोमेस्टिक इनकम पे आओगे तो आपका माइनस हो जाएगा NFIA। PP सेम है सर। मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट की तरफ मूव करेंगे। मार्केट प्राइस का मतलब इंक्लूसिव टैक्स, फैक्टर कॉस्ट का मतलब एक्सक्लूसिव टैक्स, NIT माइनस हो जाएगा। अब जरा सर वैल्यू रख लेते हैं। GNP एट MP 1000 है। क्या डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया है? नहीं दिया। जो नहीं दिया है उसे 0 लेना है सर, हाँ। लेकिन यहाँ पर हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। अभी पीछे ही तो समझाया था मैंने आपको, इकोनॉमी में आपने जितना कैपिटल फॉर्मेशन करा स्टार्टिंग में वो होता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, माइनस जितना एंड में रह गया 1 साल के बाद वो होता है नेट कैपिटल फॉर्मेशन। ये हो गया डेप्रिसिएशन, ये हो गया डेप्रिसिएशन माइनस। समझ आ गया डेप्रिसिएशन कैसे हुआ? NFIA का मतलब होता है फीफा माइनस पीटा। जरा देखो इस क्वेश्चन में फीफा है कहीं? नहीं है, बट लिखना तो पड़ेगा। तो फीफा नहीं है तो 0, माइनस होता है पीटा। ध्यान से करना, देखो मैं बिल्कुल छोटी क्लास के बच्चे की तरह करा रहा हूँ ताकि गलती ना हो। माइनस फीफा माइनस पीटा होता है, तो फीफा 0 माइनस, और पीटा की वैल्यू है -100, तो ब्रैकेट लगा के इसको यहाँ लिखो -100, फिर ब्रैकेट बंद, फिर माइनस NIT। NIT का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये रहा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, तो 100 हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, और सब्सिडी दिया हुआ है 50। ठीक है, अच्छी बात है। बस आपको ये इक्वेशन सॉल्व कर लें। अब देखें, आप ध्यान से सॉल्व करेंगे। 1200 में से 100 माइनस करेंगे तो ये 100। अब देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +100 और ये -100, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? -100। फिर यहाँ पे आपका बचेगा -50। तो आपका कुल मिला के 250 माइनस होगा। तो फाइनल आंसर इज 750। अब आप इसके सॉल्यूशन को, वीडियो को पॉज करें और इसे कॉपी करें। एक लास्ट एग्जांपल हम और देखें।
चलो हो गया सर हमारा ये, आप आगे बढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, कैलकुलेट, कैलकुलेट GNP at MP, calculate GNP at MP. Number 1, NDP, NDP at FC आपका 500 दिया हुआ है, NDP at FC 500. Number 2, economic assistance, economic assistance, economic assistance आपका 100. Number 3, FIFA, FIFA, factor income from abroad 200. Number 4, consumption of fixed capital, consumption of fixed capital, consumption of fixed capital 150. ये डिटेल आपको दे रखी है, आपको GNP at MP फाइंड आउट करना है। ये देखिए आप आगे GNP at MP सॉल्यूशन, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है GNP at MP। हमें दे क्या रखा है, एग्रीगेट NDP at FC ये गिवन है, ये गिवन है। आपको नेट से ग्रॉस, अब मैं एरो नहीं बना रहा, नेट मतलब होता है आपका एक्चुअल और ग्रॉस मतलब होता है टोटल। तो टोटल में आओगे तो प्लस होगा डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक टू नेशनल में मूव करोगे तो प्लस होगा NFIA, और P सेम है, FC टू MP में मूव करोगे तो प्लस होगा NIT। MP का मतलब होता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। NDP एट FC आपका है 500। डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं बच्चों, तो ये 150 ले लेंगे। NFIA का मतलब होता है फीफा माइनस फीटा, फीफा है 200, फीटा नहीं है तो इसकी जगह 0 रख देंगे। फिर आपका प्लस NIT का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है तो 0, और माइनस सब्सिडी होता है इकोनॉमिक असिस्टेंस, इकोनॉमिक असिस्टेंस को ही सब्सिडी कहा जाता है, आर्थिक सहायता। फाइनली इसको सॉल्व कर लो तो ये 200 में से माइनस 100 हो जाएगा, तो 100, 600, 750 इसका भी आंसर, 750 ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं आगे के क्वेश्चन। आप इतना कॉपी करें, पहले मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से करने हैं होमवर्क वो बता रहा हूँ मैं आपको। लिख लिया होगा आपने ये, यस सर हमने ये लिख लिया, वीडियो पॉज कर ली है, आप आगे चलो सर। ये लो, एक सेकंड। हाँ बच्चों, ये हमने कुछ बेसिक रूल्स डिस्कस करे आपके साथ और 4 एग्जांपल डिस्कस करे। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूँ, क्वेश्चन 1 to 10 अपनी बुकलेट का, मैक्रो इकोनॉमिक्स न्यूमेरिकल, जो मेरी बुकलेट आपके पास आई हुई, उसमें क्वेश्चन 1 to 10 में दे रहा हूँ। और एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि मैंने कुछ एग्जाम्पल नहीं कराए हैं अभी, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जानबूझ के नहीं कराए हैं ताकि आप अपना थोड़ा माइंड भी यूज करो। वहां पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लोगे, कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने अभी डिस्कस नहीं करे हैं। तो मैं आपको जो होमवर्क देने जा रहा हूं आप पहले वो सुन ले। यहाँ देखें आपको क्वेश्चन कहां से करना है। ये एक सेकंड, हाँ बच्चों, ये आपके पास बुकलेट आई होगी, इसको थोड़ा सा, एक, ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स की बुकलेट है, न्यूमेरिकल्स की बुकलेट है। ये सारी चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई है, बट नोटबुक में लिखवाना ज्यादा सही रहता है, इसलिए नोटबुक में लिखवाया गया है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपके पास जो नोट्स होंगे आपके ये बने हुए हैं। आप इन सबसे आगे आ जाओ, पेज नंबर आप आ जाओ सीधा 9 पे। ये लो, ये आपका पेज नंबर 9। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 9 पे आपके पास यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है, ये रहा न्यूमेरिकल ऑन बेसिक रूल, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, न्यूमेरिकल्स ऑन बेसिक रूल। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, ये आंसर भी साइड में लिखे हुए हैं, 140 आएगा फर्स्ट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 7, 8, 9, 10 में कोई प्रॉब्लम आ सकती है अगर, वरना आप अपना दिमाग यूज करोगे तो हो जाएगा। मैंने जानबूझ के नहीं कराए हैं, तो ये 8, 9, 10 तक आपके होमवर्क। ठीक है, इसमें जो भी डाउट्स होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी बात सुने, ये 10th क्वेश्चन आपको पता लग गया पेज नंबर 9 पर मेरी बुकलेट। अब मेरी बात सुने, कैसे करेंगे हम यहाँ पे, वीडियो क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों।
उसमें हम कैसे करेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो 10 के 10 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन आपको उन्हें कॉपी नहीं करना है, आपको घर से होमवर्क करके लाना है। जहां पे आपके डाउट्स होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगी, आप उन्हें बस करेक्शन कर लेना। और जो बच्चे फोन पे डाउट पूछ लेंगे वो तो बहुत बढ़िया, और जो नहीं पूछेंगे उनको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, मैं सारे क्वेश्चन पहले खुद करा दूंगा, ठीक है, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। समझ गए आप? तो यहाँ तक का आपका होमवर्क है, तब तक के लिए हम बंद करते हैं क्लास, नेक्स्ट क्लास।